हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो जो है ये 4th वीक का है, जुलाई का करंट अफेयर। और करंट अफेयर सीरीज़ में ये जुलाई मंथ का 4th वीडियो, मतलब कि ये लास्ट वीक का वीडियो है। तो ये लास्ट वीडियो है जुलाई के लिए, ठीक है, जिसमें आपका टोटल करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। पहले से ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है चैनल पे। आप अगर नहीं देखें तो आप उसको विज़िट करें, ताकि उसके वो देखने के बाद अगर ये देखेंगे तो एक कंटिन्यूएशन आपका बना रहेगा। और किसी भी आगामी एग्ज़ाम्स में जो किसी भी तरह का अगर लोकल करंट अफेयर पूछा जाता है झारखंड से रिलेटेड, तो आप उसको ईज़िली टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 4th वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जानने वाले जो भी जेटेड जेएसएससी या जो भी झारखंड रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कराते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स एक मेजर रोल प्ले करता है, तो वो जो भी पढ़ते हैं उनको कहें आपकी सब्सक्राइब करें, उनके तक लोगों को पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके इससे, और हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके, और जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस सीरीज़ को चलाने का वो सर्व हो सके, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जो पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इसमें आपको दिख रहा होगा कि शहीद ग्राम विकास योजना, ठीक है। तो शहीद ग्राम विकास योजना जो है, इसके बारे में है कि रिसेंटली अभी झारखंड गवर्नमेंट जो है वो क्या की है कि 2020 तक इसकी टेन्योर था, और इसकी अवधि को जो है वो 2023 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इसकी अवधि को कितने तक बढ़ाया गया है, 2023 तक बढ़ाया गया है, ठीक है। 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है कि शहीद ग्राम विकास योजना है क्या, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल है जब हम लोग स्कीम में करेंगे तो उसमें करेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटी एक नॉलेज होना चाहिए कि यह है क्या। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश के लिए जो झारखंड से लोग शहीद हुए हैं उनके घरों को विकसित करना है, ताकि क्या हो, उनके जो जाने के बाद जो उनके जो घर वाले हैं उनको कोई तकलीफ़ का सामना न करना पड़े, ठीक है, और उन्हें रहने के लिए छत मिले। और साथ ही साथ उनके गांव को भी विकसित करना है। गांव को विकसित करना है मतलब देखिए, यहाँ पर हल्का ऐसे ही मैं लिख देता हूँ थोड़ा बहुत कि कैसे विकसित करना है। जो बेसिक फैसिलिटीज़ होंगे उनके गांव में, उनको अवेलेबल कराना है। अब बेसिक फैसिलिटीज़ में जैसे क्या है, जैसे शौचालय बनवाना है, ठीक है। शौचालय बनाने के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना चाहिए उनके गांव में, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना चाहिए, ठीक है। आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो खुलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब जो बेसिक फैसिलिटी है, जैसे पोर्टेबल वाटर मिलना चाहिए, ठीक है, पोर्टेबल वाटर उनके घर में मिलना चाहिए, मतलब उस गांव में मिलना चाहिए। उसके बाद नाली जो है, जो ड्रेनेज जो है उसका जो है अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को डेवलप करना है, मतलब कि क्या है कि बेसिक फैसिलिटीज़ डेवलप करना है, और जिसके चलते उनके गांव जो होंगे, जो विलेज एरिया होगा, जो उनका विलेज होगा वो विकसित होगा, उनको भी विकसित करना है, ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स की ये है क्या, तो ये मैं थोड़ा और बता दूं यहाँ पर कि ये वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, इस वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है झारखंड की, वो इसके लिए फंडिंग रिलीज करेगी और वो ही काम करवाएगी, टोटल बिल्डिंग बनवाएगी। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, तो वो मैं डिटेल आगे वाले में बताएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि स्टार्ट कब हुआ था ये स्कीम, तो स्टार्ट हुआ था 17 सितंबर सितंबर 2017 को, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये स्टार्ट डेट है। वैसे तो ये मैं स्कीम जो आने वाला स्कीम वाले जो वीडियो उसमें मैं डालूंगा, तो वहाँ पर आपको और ब्रॉडली जो है पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है इस स्कीम के अंतर्गत में। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर में चलते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है कि राज्य में जो खूंटी डिस्ट्रिक्ट है, ये देखिए यहाँ दिख रहा हो, खूंटी में सीआरपीएफ का मुख्यालय इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि खूंटी में इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब सीआरपीएफ आ गया है, तो सीआरपीएफ के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि सीआरपीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 27 जुलाई 1939 को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक जीके में कि कब इस्टेब्लिश किया गया था। अब देखिए ये सीआरपीएफ आता किस ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत में आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि क्यों कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आता है, ठीक है। और हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और इसका मोटो क्या है, तो सेवा और निष्ठा, और इंग्लिश में कहेंगे तो सर्विस एंड लॉयल्टी, ठीक है ना। अब देखिए ये सीआरपीएफ है, ये पार्लियामेंट्री एक्ट के अंतर्गत में इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है।
पार्लियामेंट्री एक्ट है, उसके अंतर्गत में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है ना, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट आपको देखना है कि ये देखना है कि जो अब बेसिक नॉलेज के लिए ऐसे जनरल नॉलेज होना चाहिए हर लोगों को। तो सीआरपीएफ जो है अगर अपने देश के अंदर अगर कंट्री विद इन कंट्री अगर कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होता है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस अगर कुछ हमारे देश में होते हैं तो उसको कर्व करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सीआरपीएफ को क्या कहते हैं, लगाया जाता है। सीआरपीएफ को वहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है उसमें देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि झारखंड जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जो झारखंड जो स्टेट कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है स्टेट का, झारखंड स्टेट का, वो एक तरह का ऐप लेके आई है। ठीक है, उस ऐप का नाम है पब्लिक ग्रीवांस। तो पब्लिक ग्रीवांस से नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ग्रीवांस है तो वो जो पब्लिक की जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए ये लाया गया है पोर्टल। ठीक है, तो ये कौन लॉन्च किया है इसको, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका ऑफिस कहाँ है, तो रांची में है। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ कि ये जो पोर्टल है इसमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है के तौर पर इसको लॉन्च किया गया है कि अगर कोई भी इंसान, जैसे आपके एरिया में अगर कोई कहीं कुछ पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, कोई पॉल्यूशन फैला रहा है, तो आप उसका कंप्लेंट जो है डायरेक्ट इस पोर्टल पर कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आप डायरेक्ट जाएंगे और ग्रीवांस अपना जो है वो रजिस्टर करेंगे। उसके बाद क्या करेगा कि जो JSPCB है, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो इसको क्या कहते हैं, वो मॉनिटर करेगा और मॉनिटर करके उसके बाद आपको क्या करेगा, एड्रेस करेगा। ये जो प्रॉब्लम होगा उसको विद इन अ टाइम फ्रेम इसको एड्रेस किया जाएगा कि वो जेन्युइन है तो तुरंत एड्रेस किया जाएगा, और इनजेन्युइन अगर ऐसे ही कोई कंप्लेन कर दी है तो खैर वो तो नेगलेक्ट करने वाली चीज़ है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखिए JSPCB के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि इसका ऑफिस जो है रांची में है, और इसका देखिए ये एडवाइजरी नेचर होता है। एडवाइजरी नेचर इसलिए एडवाइजरी नेचर कह रहा हूँ मैं क्योंकि ये जो है सरकार को अपना एडवाइस देता है। ठीक है, लेकिन सरकार इसके एडवाइस को ले कि ना ले ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके एडवाइस को लेना है या नहीं लेना है। ठीक है ना, तो ये हो गया कंट्रोल। एडवाइस में क्या होता है, जैसे कि एडवाइस क्या दे सकता है, अब ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है तो आपके नाम से ही पता चल रहा होगा। ठीक है ना, इटिमोलॉजी को हम लोग को देखना है कि इसका जो बेसिक वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या आता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो JSPCB है वो क्या करेगा, जाहिर सा बात है इंस्पेक्शन करेगा, स्टैंडर्ड्स को रखेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए डिफरेंट जो रिसर्च करेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज करेगा ट्रेनिंग अगर कोई पर्सनल है उनका ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना है तो ये ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज था इसलिए मैं यहाँ पर दे दिया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए ये लिखा होगा कि जो आपके एक मिनट, ये स्लाइड ऊपर नीचे हो गया है। हाँ देखिए ये एक छूट रहा था, जो N चंद्रशेखरन है। ठीक है ना, जैसे टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं N चंद्रशेखरन, इनको क्या किया गया है कि जो RBI का जो सेंट्रल बोर्ड है, केंद्रीय बोर्ड है, उसमें इनको ये ऑलरेडी मेंबर थे, तो उनका जो मेंबरशिप था वो 2020 तक था। ठीक है, इनको क्या किया गया है, रीनॉमिनेट कर दिया गया है। कब तक, 2 ईयर के लिए। तो 2 ईयर के लिए जो रीनॉमिनेट किया गया तो ये 2022 तक जो है ये बने रहेंगे। किस पोस्ट पर बने रहेंगे, ये होगा कि याद रखिएगा कि नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के पोस्ट पर हैं ये RBI में। ठीक है, हिंदी में कहा जाए तो गैर आधिकारिक निवेशक के रूप में इन्हें नामित किया गया है। ठीक है ना, तो ये रीनॉमिनेटेड हैं, ये आपको याद रखना है, रीनॉमिनेटेड हैं, बस इतना ही याद रखना है, ये पहला बार नॉमिनेट नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। देखिए जो टाटा के बारे में आया है तो थोड़ा डिटेल हम लोग टाटा के बारे में देख लेते हैं कि टाटा के बारे में क्या है। देखिए जमशेदपुर में आप देखे होंगे टिस्को का नाम सुने होंगे। तो टिस्को जो है ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका फुल फॉर्म हो गया, क्या हुआ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी।
इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1907 में। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड से रिलेटेड है और झारखंड का करंट अफेयर करना है तो ये पोर्शन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1907 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और ये किसकी सब्सिडरी है? टाटा ग्रुप की है, टाटा ग्रुप की है। ये इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था? तो ये याद रखना है आपको कि जो दोरब जी टाटा हैं, जो ये बेटे थे किनके? जमशेद जी टाटा के, जमशेद जी टाटा के। तो यही इस्टेब्लिश किए थे इसको, ठीक है ना। अब इसका यहाँ देखना है कि जो इसका जो हेड क्वार्टर है टिस्को का, ये कोलकाता में है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ये पड़ता है, कोलकाता में है। लेकिन ये जो ग्रुप है वो किसका है? किसके ग्रुप सब्सिडियरी है? टाटा ग्रुप का सब्सिडियरी है। तो टाटा ग्रुप का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये याद रखेंगे हम, ठीक है ना। तो और अगर टाटा ग्रुप के इस्टेब्लिशमेंट का डेट पूछा जाए तो ये 1868 में इस्टेब्लिश किया गया था जमशेद जी टाटा के द्वारा, ठीक है, जमशेद जी टाटा के द्वारा। ये झारखंड से रिलेटेड है इसलिए मैं यहाँ डिटेल इतना दे दिया, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं पॉइंट। अब देखिए ये नेक्स्ट में आया है कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है एसआरएस का। एसआरएस बोले तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ एसआरएस। इसका है फुल फॉर्म सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जो सिस्टम है, सॉरी, जो सिस्टम है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। हैंड राइटिंग थोड़ा 19-20 हो रहा है, ये मैनेज कर लेंगे आप। जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है ये इसके आधार पर बोला गया है कि जो झारखंड में जो एमएमआर है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जो मातृत्व मृत्यु दर है, वो 76 से घट के 71 हो गई है। तो ये थोड़ा तो पॉजिटिव है कि घटी है, लेकिन इट्स नॉट अ गुड साइन। ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि 21st सेंचुरी में हर एक महिला को ये सुविधा मिलना चाहिए। अभी भी 71 महिला जो है उसमें उनका देहांत हो रहा है, ठीक है। तो ये एसआरएस जो है ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये होता है क्या? तो देखिए ये आता किसके अंतर्गत में है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत में आता है। और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मतलब ये जो है आता है किसके अंतर्गत आता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत में आता है। और ये आता है किसके? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत में आता है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, बस इतना ही इसमें याद रखना है एसआरएस के बारे में, इसके बाद में नहीं। और ये करता क्या है? तो भाई जो डेमोग्राफिक सर्वे है, ठीक है, जननांकीय सर्वे वो करता है ये। और क्या बताता है? बर्थ रेट के बारे में बताता है, डेथ रेट के बारे में बताता है, ये पूरा डिटेल में बताता है। और ये नेशनल और सब नेशनल दोनों लेवल पर करता है। तो जो सब नेशनल लेवल पर जो किया है, सब नेशनल लेवल पर, उसी के बेसिस पर ये झारखंड में रिपोर्ट आया है। ये जो टोटल रिपोर्ट है ये उसी के बेसिस पर आया है, ठीक है ना। आप इसको अपने पेन पेपर पर नोट कर लेंगे, पेन पेपर लेके, क्योंकि ये मैं थोड़ा एडिशनल फैक्ट इसमें दे रहा हूँ तो वो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए लिखा हुआ कि झारखंड के रांची में शहर में पहली बार अंडर जो 17 जो महिला फीफा वर्ल्ड कप जो होना है वो इस बार इंडिया होस्ट करने वाली है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो महिला अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप है ये कहाँ होस्ट इस बार कहाँ किया जाएगा? 2021 में इंडिया में होस्ट किया जा रहा है। और इंडिया में होस्ट किया जा रहा है और झारखंड के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि झारखंड से 8 खिलाड़ी जो है, 8 प्लेयर जो है वो झारखंड से है। इंडिया का जो वर्ल्ड टीम है फीफा वर्ल्ड कप टीम, उसमें 8 प्लेयर झारखंड से हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। और इस बार ये प्रशिक्षण कैंप जो है वो रांची में शहर में जो पहली बार जो है आयोजन किया गया इसका, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब फीफा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इंडिया की प्रेजेंट रैंकिंग 108 है और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो ज्यूरिक में है जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इस्टेब्लिश हुआ था ये फीफा कब? 1904 में। कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? तो फ्रांस, जो पेरिस है वो फ्रांस में, वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा एडिशनल अगर यहाँ पर डिटेल अगर आपको दें तो बता देता हूँ मैं कि 2018 में जो फीफा ये हुआ था, 2018 का जो विनर था वो टीम के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये स्पेन था, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2018 में कौन सी टीम जीती थी, तो स्पेन जीती थी, वो पहला खिताब था उसका जीतने का वुमेंस के लिए, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब याद रखना है कि 2020 में ही ये होना था, ठीक है, इसको रीशेड्यूल किया गया है। अब अभी तो जान ही रहे रीशेड्यूल क्यों किया जाएगा, क्योंकि कोरोना का इतना भयावह ये कंडीशन अभी चल रहा है, उसके चलते इसको रीशेड्यूल किया गया है, क्योंकि प्लेयर्स को अभी इंटरनेशनली एक दूसरे से कनेक्ट होना नहीं है, तो इसलिए ये 2021 में इसको किया गया है, होना 2020 में था, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है उसमें लिखा हुआ है कि रांची के रिम्स में पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई। तो ये याद रखना है कि प्लाज्मा बैंक क्या है। चलिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ डिटेल में, लेकिन यहाँ पर ये देख लेना है कि रिम्स जो है, रिम्स इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1960 में हुआ था। और कैसे हुआ था, एज ए RMCH हुआ था। RMCH बोले तो राजेंद्र मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। RMCH का फुल फॉर्म याद रखिएगा कि राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से इस्टेब्लिश होता है 1960 में। लेकिन जब बिहार से जब झारखंड अलग हुआ, तो 2002 में RMCH को अपग्रेड कर दिया गया, और अपग्रेड करने के बाद क्या बना दिया गया, रिम्स बना दिया गया, ठीक है। और रिम्स का फुल फॉर्म क्या हुआ, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ, आप देख लेना, इसको लिख लेना, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है ना, ये आप याद रखना, ठीक है। ये मैं लिख दिया यहाँ पर डिटेल में। अब देखिए थोड़ा प्लाज्मा बैंक के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ डिटेल दे देता हूँ। प्लाज्मा बैंक होता क्या है, देखिए प्लाज्मा बैंक में बेसिकली होता क्या है कि जो लोग रिकवर हो जाते हैं कोरोना से, उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई आप आइए और अपना जो है प्लाज्मा डोनेट कीजिए। अब उनको क्यों बोला जाता है, ये आपके दिमाग में आएगा। देखिए प्लाज्मा में होता क्या है कि एक तरह का, जब आपकी बॉडी जो है वायरस से जब फाइट करती है, जब आपके शरीर में वायरस होता है, तो उससे फाइट करने के लिए प्लाज्मा में एक तरह का एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ क्या होता है, ये वायरस से फाइट करती है और अपने आप को इम्यून बना लेती है, ठीक है। और शरीर का इम्यूनिटी पावर जो है वो वायरस का जो वायरस के ऊपर जो है अपने आप को हावी कर लेती है, तो एंटीबॉडी शरीर में बन जाता है। तो वो एंटीबॉडीज़ अगर किसी दूसरे पेशेंट के शरीर के अंदर हम लोग डायरेक्ट अगर प्लेस कर दें, अगर डायरेक्टली डाल दिया जाए, तो फ़ायदा ये होगा कि इस एंटीबॉडीज़ के चलते जो उसके शरीर में वायरस है, उससे फाइट करने की कैपेबिलिटी उसके शरीर में ऑटोमेटिकली हम लोग एंटीबॉडी डाल के उत्पन्न कर दिए, मतलब कि डायरेक्ट प्लेस कर दिए, तो वो क्या होगा कि उसके बॉडी में एंटीबॉडीज ऑलरेडी डेवलप हो गए, जो आने वाले दिनों में उसके डेवलप होते, वो सडनली उसके अंदर शरीर में चला गया, तो होगा क्या कि वो जो कोरोना होगा, जो कोविड से जो परेशानी होगा, मतलब जो फाइट करने की जो कैपेसिटी होगी इसकी, उनके बॉडी की, वो बढ़ जाएगी। और इससे क्या होता है कि लोगों को डेथ को अवॉइड किया जा सकता है, या कुछ भी मिसहैपनिंग को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा कंडीशन कुछ सरकार रखी है। कंडीशन में खाली आपको यही जानना है कि आपका जो भी ये डोनेट करेगा उसका वो कम से कम 28 डेज़ उनका रिकवरी का हो जाना चाहिए, ठीक है, रिकवरी का हो जाना चाहिए। सेकंड है कि 18+ एज के होने चाहिए, ठीक है। और थर्ड क्या है कि उनको कोई ख़तरनाक बीमारी ना हो, जैसे कि कार्डियक एलिमेंट है, और एलिमेंट्स हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, पेन पेपर लेकर। थायराइड हो गया, थायराइड मेल फंक्शन हो गया, तो इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखना है। ये एक्सेप्शन है, कंडीशन दिया हुआ है, ये सब कंडीशन फुलफिल होना चाहिए उसके बाद ही, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि इंटरनेशनल टाइगर डे जो है रिसेंटली जो है सेलिब्रेट किया गया है। जो ये सेलिब्रेट क्यों गया, 29 जुलाई को किया गया है। और देखिए इसको क्या कहा जाता है, ग्लोबल टाइगर डे भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। और ये क्या कहता है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होता है, करने के लिए होता है, किसके लिए, टाइगर कंजर्वेशन के लिए। ये आपको याद रखना है कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है, किसके बीच में, जो हमारे जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनको टाइगर कंजर्वेशन के लिए उनको बताना है। ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि देखिए रिसेंटली जो है अभी एक ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट आया था 2018 में, ठीक है। तो ये जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 में आया था, ये फोर्थ था। ये फोर्थ कैसे था, देखिए ये स्टार्ट किया गया था
स्टार्ट किया गया था ये 2006 में, 2006 में, और इसको कंडक्ट किया जाता है हर 4 ईयर में। ठीक है, तो 2018 में ये कितना हुआ, 4th हुआ। ठीक है, यहाँ से ये समझ में आ गया। अब देखिए इसमें परफॉर्मिंग स्टेट्स जो है, इसमें टॉप पर है एमपी, सबसे ज़्यादा जो बाघ मिलते हैं वो एमपी मिलते हैं, दूसरे नंबर पर कर्नाटका है, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है। और यहाँ पर बस खाली एक चीज़ याद रखना है कि बैड न्यूज़ है कि जो पलामू टाइगर रिजर्व, जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है झारखंड का, वहाँ पर 0 रिपोर्ट किए गए हैं टाइगर। ये बहुत बैड न्यूज़ है। ठीक है ना। और भी जगह है, जैसे ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि नंबर्स जो है कम है, जैसे बुक्सा जो है वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पर भी 0 रिपोर्ट किया गया है। डम्फा जो मिजोरम में है, वहाँ पर भी 0 रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यही याद करना है, यहाँ पर बताने वाली बात मैं थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट इसलिए दे रहा हूँ कि आपको मज़ा भी आएगा और थोड़ा जानकारी भी होना चाहिए। जैसे पलामू टाइगर रिजर्व आ गया, जो पलामू टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में जान जाते हैं हम कि इसको इस्टेब्लिश किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जो इसको स्टार्ट किया गया था 1973 में। इसीलिए ये जो है पलामू का जो इस्टेब्लिशमेंट डेट आपको याद रहा है कि कब इस्टेब्लिश किया गया है, 1973 में। इसलिए देखिए ये दोनों चीज़ आपको याद हो गया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया, इसलिए चलते पलामू में भी एक टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश किया गया 1973 में। ठीक है ना, ये हो गया क्लियर। अब देखिए ये यहाँ पर आएगा, पलामू टाइगर रिजर्व को क्या कहते हैं, बेतला भी कहा जाता है। बेतला, देखिए बेतला इसलिए कहा जाता है क्योंकि बी से बियर होता है, ई से एलिफेंट होता है, टी से टाइगर होता है, एल से लियोपर्ड होता है, और ए से एंटीलोप होता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको बेतला भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप। चलिए यहाँ पर हो गया टोटल डिटेल। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट में दिख रहा होगा आपको कि भारत के लिए जो अभी रिसेंटली इंडिया जो परचेज़ की है राफेल फाइटर, जो वो कहाँ की है, फ्रांस की है। और उसको चलाने के लिए ना 6 पायलट, जो 6 पायलट हैं उनका चूज़ किया गया था, जो फ्रांस में ट्रेनिंग ले रहे थे। तो फ्रांस में जो ट्रेनिंग ले रहे थे, तो 6 पायलट में ये इंपॉर्टेंट है कि जो रोहित कटारिया जो थे वो भी एक थे। और रोहित कटारिया कौन थे, तो ये सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, जो तिलैया में, जो कोडरमा में जो सैनिक स्कूल है वहीं से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी भी 6 नाम है, वो मैं मुझबानी ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, तो आप लिख लेना। एक है हरकीरत सिंह है, दूसरे अरुण कुमार हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, तीसरे अभिषेक त्रिपाठी हैं, चौथे मनीष सिंह हैं, और क्या कहते हैं, 5वें ये रोहित कटारिया तो हैं ही, और छठे जो है वो हिलाल अहमद है। ठीक है ना, तो ये टोटल हो गया। और देखिए अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट कि सैनिक स्कूल जो तिलैया में है उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, क्योंकि डायरेक्ट पॉइंट दिया हुआ है कि इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और जो मेन स्कूल्स वगैरह जो हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी पढ़ना है हमको। तो 16 सितंबर 1963 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एक्चुअल में इस समय 12 पूरे इंडिया में इस्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है, 12। ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बस खाली आपको जानना है कि जो डिफेंस सर्विस होता है उसमें एक तरह से बच्चों को तैयार करने का होता है, दिया जाता है कि वो एकेडमिकली, फिजिकली और मेंटली, ये तीनों तरह से वो डिफेंस सर्विस में एंटर कर सके। ठीक है, तो रोहित कटारिया जो थे वो ये यहीं से पढ़े थे। और ये हैं कहाँ के, तो ये आपको याद रखना है कि ये झारखंड के नहीं हैं, ये गुरुग्राम के पास के एक विलेज है। ठीक है, बसई, वहाँ के हैं, ये हरियाणा स्टेट में पड़ता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। और ये 2003 में कमीशन हुए थे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2003 में ये एयरफोर्स में कमीशन हुए थे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो 3 भाषाओं में, ठीक है, 3 भाषाओं में डिक्शनरी ऐप लॉन्च की है। जो डिक्शनरी ऐप जो लॉन्च किया गया है वो 3 भाषा कौन कौन इंपॉर्टेंट है, असुर है, बिरजिया है और बिरहोर है। देखिए ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ये लैंग्वेज जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो ये लैंग्वेज कोई बोलने जानने वाले होंगे नहीं, इसलिए ये जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है इन भाषाओं में, ताकि जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोगों को भाषाओं की जानकारी लोगों को हो सके, तो इस ऐप के थ्रू हो सके। ठीक है, कि ये इस भाषा में कैसे क्या होता है, कैसे लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसके बारे में, तो इसको बस रिवाइव कराने का एक तरह का ये इनिशिएटिव है। तो रिवाइव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिवाइव होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी इनकी ये बोलने वाले लैंग्वेज का पॉपुलेशन बहुत कम हो गया है, बहुत कम लोग बोलते हैं।
ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि झारखंड की लड़की की कहानी पर एक सीरियल आधारित है, पारो एक नई सुबह। ये शुरू किया गया है दूरदर्शन पर, और ये शुरू किया गया है डीडी किसान पर, याद रखिएगा। डीडी किसान पर इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि जो डीडी किसान है वो बेसिकली किसान जो फार्मिंग से रिलेटेड है, फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ जो है उसमें अपलोड किया जाता है। तो डीडी किसान में इसलिए लॉन्च किया गया है कि ताकि इस चैनल के तरफ जो है लोगों का रुझान बढ़े, मतलब थोड़ा अट्रैक्ट हो, लोगों का अट्रैक्शन होगा तो कम से कम इसको देखेंगे, तो कम से कम जो फार्मिंग टेक्निक है उसके बारे में भी उन्हें पता चलेगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि झारखंड सरकार द्वारा झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस एक लाया गया है, ये थोड़ा अजूबा है क्योंकि पूरे इंडिया में इतना सख्त कानून सिर्फ झारखंड ही लाया है। तो इसके अंतर्गत में क्या है कि अगर कोई इसके जो कोरोना से रिलेटेड अगर कोई भी नियम कानून लाया जाता है और उस प्रावधानों का अगर कोई अवहेलना करता है तो उसको 2 साल की सज़ा होगी, ठीक है, जेल हो सकता है, या फिर 1 लाख रुपए तक का उसका जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों, ठीक है ना। ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि देखिए नीति आयोग के द्वारा एक की ओर से एक रीजनल रिसर्च ऑफ चेंज, ये इसके लिए एक चुना गया है झारखंड के बाल किशोर साहू जी का। तो ये डीएवी जो स्कूल है कोयला नगर, वहाँ पर ये कार्यरत हैं, ठीक है, वहाँ के ये टीचर हैं। ये आपको याद रखना है कि ये दिया क्यों जाता है कि देखिए ये 100 शिक्षकों को 100 टीचर का चयन किया जाता है। इस रीजनल रिसर्च जो चेंज है इसके अंतर्गत में 100 टीचर को चयन किया जाता है, और ये स्कीम है अटल टिंकरिंग लैब के अंतर्गत, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इनोवेशन के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ताकि बच्चों को जो है मिल सके, बेनिफिट हो सके। तो इसलिए इनका जो चयन किया गया है। और ATL क्या होता है कि ये हर एक स्कूल में स्टेबल करना है, हर स्कूल में स्टेबल करना है, और ग्रेड 6 से लेके 12th क्लास के जो 12th क्लास तक के बच्चों को, ताकि ये अट्रैक्ट हो इनोवेशन की तरफ, ठीक है। और इनोवेशन की तरफ किसकी तरफ? इनोवेशन के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, पूरे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, पूरे अक्रॉस द कंट्री, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, पूरे कंट्री में। यहाँ तक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो है कि प्रत्येक वर्ष झारखंड सरकार के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया कि प्रत्येक वर्ष 25 मई को सीड डे के रूप में मनाया जाएगा, बीज दिवस के रूप में। ये इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि कोविड-19 के समय में जो है थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए ये चीज़ किया गया है कि किसानों को कैसे प्रोत्साहित करें, तो इसलिए इसको अनाउंस किया गया है, ठीक है। 25 मई खाली याद रखेंगे आप कि सीड डे या बीज दिवस के रूप में मनाया गया है। अब देखिए लास्ट पॉइंट है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक है उन्होंने एक देसी नस्ल की खोज की है। किसकी? सूक मतलब सूअर की, जो पिग है, पिग का एक नया वैरायटी, जो नया ब्रीड का जो है इन लोगों ने खोज किया है। तो उसका नाम खाली इम्पॉर्टेंट है कि उसका नाम है पूर्णिया, ठीक है। तो ये हो गया टोटल। आप पेन पेपर पर लेके इसको पढ़ना, 2 बार सुनना, 3 बार सुनना, हर एक चीज़ नोट डाउन करना। कुछ एडिशनल फैक्ट भी मैं पेन पेपर से लिखा हूँ तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो पूरा मंथ का, जुलाई का पूरा मंथ का आने वाले समय में मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्विज़ के रूप में भी लाऊँ, ताकि आपका रिवीजन भी पूरे मंथ का हो जाए और आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिंग भी लगे, बोरिंग ना लगे, और पूरा रिवीजन भी हो जाए इन वन गो। तो वो भी मैं सोच रहा हूँ। 2 वीडियो लाऊंगा 50-50 क्वेश्चन का, तो पूरे जुलाई मंथ का आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, ठीक है। आप पढ़ाई करें, पढ़ाई जारी रखें। आने वाले समय में एग्जामिनेशन बहुत जल्दी होने वाला है, तो आप इस बात को ध्यान रखें और पढ़ाई जारी रखें, किसी की बातों में ना आए, पढ़ाई कंटिन्यूस जारी रखें, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग। वीडियो ख़त्म करता हूँ, ओके।